नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य ज्ञान मंच पर। तो साहित्य ज्ञान मंच चैनल पर हम लोग बात कर रहे थे हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में। पिछली क्लास हमने डाली थी। गद्य विधाओं में हम सबसे पहले लेना चाहेंगे नाटक एवं एकांकी। देखिए, नाटक और एकांकी का भी हमारे पेपर्स में काफ़ी रोल होता है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नाटक और एकांकी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस में आपके सामने लेके आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक जेपी श्रीवास्तव समापित रचित नहीं है। जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है वो नाटक कौन सा है? तो इसमें देखिए, उलटफेर ये जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित है, और लबड़ धोंदो जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। दुमदार आदमी भी जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित है, और मर्दानी औरत, ये तीनों नाटक जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित है। लेकिन लबड़ धोंदो प्रश्न जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है, ये बद्रीनाथ भट्ट द्वारा है। इसके लेखक कौन है? बद्रीनाथ भट्ट का है ये नाटक, ठीक है। और ये जेपी श्रीवास्तव का है। जेपी श्रीवास्तव के कौन कौन से हैं? तो देखिए, जेपी श्रीवास्तव के हैं उलटफेर हो गया। उलटफेर के बाद दुमदार आदमी, इसके अलावा मर्दानी औरत, ये तीनों क्या है? जेपी श्रीवास्तव के हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लबड़ धोंदो। ये किसका नाटक है? बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित है। फिर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो हिंदी का पहला मौलिक नाटक वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वैदिक हिंसा न भवती को। वैदिक हिंसा न भवती। और ये किसका नाटक है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु जी का नाटक है, ठीक है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा न भवती को मानते हैं। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक है। देखिए, भारतेंदु जी के जो अन्य मौलिक नाटक है वो है चंद्रावली, विशेष विस्मोसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। इनका देखिए, सती प्रताप जो है हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक है। ये पूछ लेता है कि हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक कौन सा है, तो वह है सती प्रताप। अधूरा नाटक कौन सा है? सती प्रताप। जबकि कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। देखिए, कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट के नाटक है। ये भी आपको याद रखना है कि रेल का विकट खेल और कलिराज की राजसभा ये किसके नाटक है? बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक है। फिर देखिए, आगे चलते हैं। ये शाम पराजय की भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा हैं, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की है? देखिए, पंक्तियां याद रखनी आपको। ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये शून्य गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। तो ये रचना किसकी है? ये रचना अंधायुग की है। उक्त पंक्तियां अंधायुग की है। जो अंधायुग का रचना काल क्या है? 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में अंधायुग ये इसका रचना काल है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। और अंधायुग किसकी रचना है? यह है धर्मवीर भारती की। आपको याद रखना है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? अंधायुग के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। और इसका रचनाकाल है 1955 और द्वारा रचित है। ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाटक है। ये क्या है? गीति नाटक है। नाट्य हैं, ठीक है। फिर इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नाटक है जिसका कथानक महाभारत पर आधारित या महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। तो यह है महाभारत के
महाभारत के अंतिम दिन पर, महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंक है, और ये भी ध्यान रखना है अंधा युग में कितने अंक है, 5 अंक है, 5 अंक है। ठीक है, कौरव नगरी पहला है, कौरव नगरी ये पहला हो गया। दूसरा है पशु उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्ध सत्यांग गांधारी का श्राप, तो 5वां है विजय, ये कर्मिक आत्महत्या है। ठीक है, तो ये 5 अंक है। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि अंधा युग के रचनाकार है धर्मवीर भारती, और अंधा युग का रचना काल है 1955, और ये गीति नाटक है, और ये महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है, और इसमें 5 अंक है। आपको ये 4-5 चीजें हैं जो याद रखनी है। ठीक है, फिर देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये नाटक किसने लिखा है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये नाटक किसने लिखा है? तो ये इस नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विद्या का प्रवर्तक माना जाता है। देखो, नाट्य विद्या का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही अर्थों में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अब भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। कितनी है? 17 संख्या है। भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन कौन से? देखो, विश्वस्य विस्मोदम, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, ये इनके मौलिक नाटक है। मौलिक नाटक मतलब जो इन्होंने स्वयं ने लिखा है, और अनुदित मतलब जो दूसरी भाषाओं से जिन्होंने अनुवाद किया है, जैसे बंगाली भाषा से या अंग्रेजी भाषा से। अब भारतेंदु के जो अनुदित नाटक है वो है रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखड़ विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्येरी भारत जननी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर, देखो भारतेंदु का जो पहला नाटक है वो 1868 में लिखा गया। कौन सा? विद्या सुंदर। इसको पहला नाटक माना जाता है। विद्या सुंदर को भारतेंदु का पहला नाटक माना जाता है, जो 1868 में लिखा गया है। ठीक है, फिर देखिए रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, और ये पूछता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए। रंगमंच कैसा होना चाहिए? नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए। तो इतनी बड़ी बात कहने वाले कौन हो सकते हैं? देखिए आप, यह है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए। ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। अब देखिए प्रसाद, रंगमंच एक ऐसा साधन है जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। ये सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम होता है। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा, तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। ठीक है, तो ये रंगमंच और काव्य के बारे में प्रसाद जी के कथन है। फिर देखिए प्रसाद जी की मूल विशेषता ये थी कि वो ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि ऐसे ही नाटक हैं जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित कराया गया है। देखिए प्रसाद जी है ऐतिहासिक नाटककार है, और इनके नाटकों में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको लिया गया है, और ये ऐतिहासिक विषय वस्तु या पृष्ठभूमि के माध्यम से वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित करवाने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने नाटक में विषय वस्तु के रूप में लेते हैं। फिर देखिए मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु, देखो पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? अब मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार का नाम है लक्ष्मी नारायण लाल। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण लाल। देखो लक्ष्मी नारायण लाल। अब लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य नाटक कौन कौन से हैं? देखो अंधा कुआ 1955 में, मादा कैक्टस 1959 में, सूखा सरोवर 1960 में, तीन आंखों वाली मछली 1960 में, कलंकी 1969 में, कर्फ्यू 1972 में, सब रंग मोहभंग 1977 में, और पंच पुरुष 1979 में। ठीक है, तो ये प्रकाशित कृतियां हैं। एकांकी देखिए इनकी पर्वत के पीछे 1952 में प्रकाशित है। नाटक बहुरंगी 1964 का है। ताजमहल के आंसू 1970 में। मेरी श्रेष्ठ एकांकी 1972 में। ताजमहल के आंसू इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। ठीक है, और अंधा कुआ भी पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण लाल का 1955 में। मादा कैक्टस 1959 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गेल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गेल, सो न पाँव या सर धरो जल हैं जे हैं मेल। ठीक है, तो उक्त पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में, तथा उनका निधन होता है 1885 में। 1885 ईस्वी में, तो लगभग 35 साल की उम्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जीते हैं। फिर देखिए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, इनके प्रमुख मौलिक नाटक हैं। इनके मौलिक नाटक और इसके देखो नाटक और उनके काल पे हम आगे बात करेंगे, और कौन सा नाटक किस उसका रचना काल क्या है, इस पे भी हम अभी बात करेंगे विस्तार से। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? देखिए मोहन राकेश के जो 3 नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको तीनों नाटक के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो देखिए मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है, प्रमुख नारी पात्र है। आषाढ़ का एक दिन के जो पात्र है उसमें प्रमुख नारी पात्र मल्लिका है, और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा 1958 में लिखा गया नाटक है। कब का नाटक है? 1958 में प्रकाशित हुआ है। और इस नाटक के जो प्रमुख पुरुष पात्र, देखिए इसके पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? पुरुष पात्र तो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो पुरुष पात्र है कालिदास, विलोम। देखो पात्र पूछ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। पहले तो इसका रचना काल याद रखो, आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ। पुरुष पात्र है कालिदास, विलोम, मातुल, ये इसके पुरुष पात्र है। और स्त्री पात्रों में जो है मल्लिका महत्वपूर्ण है, मल्लिका, अंबिका और प्रियंग मंजरी। ये देखो ये स्त्री पात्र महत्वपूर्ण है मोहन राकेश के नाटक के। देखो आपको याद रखना है आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ? 1958 में। पुरुष पात्र कौन है? कालिदास, विलोम और मातुल। और स्त्री पात्रों में मल्लिका, अंबिका और प्रियंगु मंजरी। अब देखिए मोहन राकेश जी का जो जन्म होता है वो 1925 में, मोहन राकेश जी का जन्म होता है वो होता है 1925 में अमृतसर पंजाब में उनका जन्म होता है। और उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। पहला लिखा उन्होंने 1958 में, कौन सा लिखा? आषाढ़ का एक दिन। दूसरा नाटक कौन सा है उनका? तो दूसरा नाटक है आधे अधूरे तो 69 में लिखा गया था। दूसरा नाटक है उनका लहरों के राजहंस। दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस कब लिखा गया? ये लिखा गया 1963 ईस्वी में। और तीसरा नाटक है उनका वो है आधे अधूरे। आधे अधूरे कब लिखा गया? आधे अधूरे लिखा गया 1969 में। ठीक है, तो पहला आषाढ़ का एक दिन 1958 में, फिर लहरों के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे 1969 में। तो इस प्रकार ये इसके मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हो गए। फिर देखिए जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। क्या कहते हैं? एकांकी। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एकांकी। ये अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 1 एक्ट प्ले के लिए हिंदी में इसके लिए एकांकी नाटक का प्रयोग किया जाता है, एकांकी नाटक कहा जाता है। देखिए हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्रथम एकांकी किसको माना गया है इसको लेके मतभेद है, और वो एकांकी को लेके ही नहीं, चाहे उपन्यास हो चाहे कहानी हो, कोई सी भी विधा है तो उसको लेकर थोड़ा सा तो
मतभेद रहता ही है कि किसको पहला माना जाए और किसको नहीं माना जाए। लेकिन जो हिंदी में पहली एकांकी डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट, जो 1930 में एक घूंट, देखो जयशंकर प्रसाद की एकांकी का नाम है एक घूंट, और किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने, को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार करते हैं। ये आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार करते हैं। फिर देखिए रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्टाज होता है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग कहा और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज किसे माना जाता है? शिवदान सिंह का लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। फिर देखिए आत्मकथा। जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से माना जाता है। देखो आत्मकथा क्या होती है? जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है, अपनी कथा स्वयं कहता है, और उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। अब इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? आधुनिक युग से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती की रचना की, उससे इसको आत्मकथा की शुरुआत मानी जाती है। फिर देखिए डायरी लेखन। डायरी अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्योंकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं, इसलिए इसे दैनंदिनी भी कहते हैं। ठीक है, दैनंदिनी भी इसे कहते हैं। तो डायरी लेखन ये होता है। फिर देखिए अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात है अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां जो पूछता है, बार बार पूछा जाता है, प्रत्येक परीक्षा में इससे सवाल आता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात है यह इति ख्वारी। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? किस नाटक में? भारत दुर्दशा। देखो भारत दुर्दशा नाटक में प्रसाद, देखो कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा। कब लिखा गया भारत दुर्दशा? देखिए भारत दुर्दशा नाटक कब लिखा गया? दुर्दशा नाटक लिखा गया 1880 में। कब लिखा गया? 1880 ईस्वी में लिखा गया। भारतेंदु को हिंदी नाटक विद्या का प्रवर्तक माना जाता है, और भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी थी? 17। पहला नाटक है उनका विद्या सुंदर। कौन सा है? विद्या सुंदर, जो कि क्या है? अनुदित नाटक है। कब लिखा गया? 1868 में लिखा गया है। 1868 में लिखा गया है। देखिए नाटक विद्या सुंदर 1868 को माना जाता है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? देखो काल सहित मौलिक नाटकों का जिक्र यहाँ पे है। वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती कब लिखा गया? वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1873 में। ठीक है, फिर इसके बाद में विशेष विस्मोदम कब लिखा गया? 1876 में। कौन सा नाटक? विशेष विस्मोदम, दूसरा नाटक है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेम जोगिनी ये लिखा गया 1875 में। ये इससे पहले आएगा। 1875 में प्रेम जोगिनी लिखा गया। और अंधेर नगरी ये पूछता है, इसका काल भी पूछता है। 1881 में कौन सा नाटक लिखा गया? अंधेर नगरी ये कब लिखा गया? 1881 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, आपको सन याद करना है। नील देवी, देखो अंधेर नगरी और नील देवी भी कब लिखा गया? नील देवी भी 1881 में लिखा गया था। फिर देखिए सती प्रताप कब लिखा गया? 1883 में। ठीक है, सती प्रताप के बाद चंद्रावली 1876 का है, और भारत दुर्दशा भी 1880 का है। भारत दुर्दशा 1880 का है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ये मौलिक नाटक है। अब देखिए मौलिक नाटकों के बाद में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अनुदित नाटक। अब उनके अनुदित नाटक है रत्नावली कब लिखा गया? 1868 में। 1868 में ये अनुदित नाटक है। फिर देखिए पाखंड विडंबन ये 1872 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1872 में लिखा गया पाखंड विडंबन। फिर धनंजय विजय देखिए
ये धनंजय विजय कब लिखा गया? ये 1873 में लिखा गया नाटक है। आप इनको नोट करते चले, नाटक लिख के उनका सन भी याद कर लो, लिख लो, है ना। तो 1873 में धनंजय विजय। मुद्रा राक्षस 1878 में। दुर्लभ बंधु 1880 में। कपूर मंजरी 1875 में। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में लिखा गया। भारत जन्य 1877 का और विद्या सुंदर 1868 का है। भारतेंदु कृत भारत दूरदर्शा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। देखो, भारत का पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत भारत दूरदर्शा नाटक भारत दूरदर्शा, और इसको क्या माना गया है? भारत दूरदर्शा को हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना गया है। तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है। तो ये है भारत दूरदर्शा। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। देखो, ये पूछ लेता है कि सती प्रताप देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा है, तो वो सती प्रताप है। और इसको पूरा किसने किया? इसको पूरा किया राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया है। ठीक है, फिर चलते हैं। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार है। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत इन नाटक सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। देखिए, सुहाग बिंदी लिखा गया उनका 1949 में और ययाति 1951 में। नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है कोहिनूर का लुटेरा। कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध नाटक है और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया है। कोहिनूर का लुटेरा ये किसका है? गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है कोहिनूर का लुटेरा। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। बलि का बकरा उनकी लघु कथा नामक उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंजूस की खोपड़ी, देखो कंजूस की खोपड़ी और अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट, इस प्रकार के आदि नाटक लिखे हैं उन्होंने। किसने लिखा है? यह है गोविंद बल्लभ पंत ने। देखिए, उदय शंकर भट्ट के नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य 1931 में, विक्रमादित्य 1929 में, और दाहर अथवा सिंधु पतन ये 1933 में लिखा गया। फिर देखिए, अंबा 1935 का नाटक है। तो ये हो गए उदय शंकर भट्ट के नाटक। फिर देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी, इनके भी नाटक बहुत अच्छे हैं और पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन 1934 में लिखा गया है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। पाताल विजय है। फिर देखिए, शिव साधना है, प्रतिशोध है, ये इनके प्रमुख नाटक है। फिर देखिए, नाट्यकृतियों नाटककार को सुसंगत कीजिए, इनको आपस में मिलाना है। तो कर्फ्यू, दुलारी बाई, ख्याल भार माली, खजुराहो का शिल्पी। देखिए, खजुराहो का शिल्पी नाटक है शंकर शेष का। खजुराहो का शिल्पी नाटक किसका है? शंकर शेष का। तो पहले में अ में 4 होना चाहिए। तो एक या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। तो बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा और डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। फिर देखिए, हमें दूसरा कौन सा पता है हमें? देखो, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो ब में 3 होना चाहिए, ब में 3 ये। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसमें इसका मतलब दुलारी बाई किसका है? दुलारी बाई किसका है? मणिमधुकर का। ये मणिमधुकर का हो गया। फिर देखिए, ख्याल भार वाली, ये है ख्याल भार वाली, ये हमीदुल्लाह का नाटक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। तो वैदिक हिंसा, हिंसानुभूति, भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी और कर्पूर मंजरी। तो इसमें मौलिक कृति कौन सी नहीं है? कर्पूर मंजरी नहीं है। देखिए, वैदिक हिंसा, हिंसानुभूति 1873 में लिखा गया। भारत दूरदर्शा 1880 में, अंधेर नगरी 1881 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियां, ये सब क्या है? हरिश्चंद्र जी की मौलिक नाट्य कृतियां हैं। फिर देखिए, जबकि कर्पूर मंजरी 1875 में भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचना है, जिसका मूल राजशेखर कवि प्राकृत भाषा का नाटक है कर्पूर मंजरी। ये कब लिखी गई कर्पूर मंजरी? 1875 में।
भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचनाएं देखिए, विद्या सुंदर 1868 में जो पहली उनकी रचना मानी जाती है, ये कब लिखी गई? 1868 ईस्वी में लिखी गई। फिर देखिए धनंजय विजय 1873 में, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877 भारत जननी, कपूर मंजरी 1875 और दुर्लभ बंधु ये 1880, रत्नावली 1868 में। 1868 में कौन सी लिखी गई? रत्नावली, ठीक है। और पाखड़ विडंबन 1872 में, मुद्रा राक्षस 1878 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में लिखी गई, ठीक है। तो ये इनकी क्या है? अनुदित नाट्य रचनाएं हैं। फिर देखिए धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, देखो धर्मवीर भारती से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको देखना है। इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचना है। देखिए ये गलत है इसमें, कनुप्रिया, अंधायुग, कनुप्रिया धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है। ये महाकाव्यात्मक रचना नहीं है, ये क्या है? खंड काव्य, खंड काव्य, खंड काव्य। बाकी सब ठीक है। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, ये सही है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग किया गया है, ठीक है। ये आधुनिक संवेदना के कवि है, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कनुप्रिया और अंधायुग, कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती से संबंधित ये कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंधायुग 1955 में कब प्रकाशित होता है? अंधायुग, देखिए अंधायुग, और ये कब की है? 1955 की। धर्मवीर भारती कृत गीति नाट्य हैं, ये क्या है? महाकाव्यात्मक नहीं है, ये गीति नाट्य हैं जिसमें 5 अंक हैं। कितने अंक है? 5। देखो अब अंधायुग के बारे में पता होना चाहिए। 1955 की रचना है, किसकी है? लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती। क्या नाम है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग, 1955 में प्रकाशित होती है। और इसमें कितने अंक है? 5 अंक है। इसमें कुल 16 पात्रों में 15 पुरुष है और 1 स्त्री है। कितने पात्र है? 16 पात्र है, जिसमें से 15 पुरुष पात्र है और 1 मात्र स्त्री पात्र है। 1 मात्र स्त्री पात्र है। तो वो कौन सा नाटक है? वो है अंधायुग। किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का। फिर देखिए कनुप्रिया, दूसरा है इनका कनुप्रिया। तो कनुप्रिया कब प्रकाशित होता है? कनुप्रिया कब प्रकाशित होता है? ये 1959 में प्रकाशित होता है। धर्मवीर भारती कृत ये खंड काव्य है। ये क्या है? खंड गीति नाट्य तो था अंधायुग, और यह है खंड काव्य। कनुप्रिया 1959 में खंड काव्य है, और जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिय राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रितम चित्रण किया है। तो आपको याद रखना है कि धर्मवीर भारती की जो कनुप्रिया है ये 1959 में प्रकाशित हुई, और ये क्या है? खंड काव्य है। अंधायुग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1955 में गीति नाट्य के रूप में प्रकाशित हुआ धर्मवीर भारती का, और इसमें 5 अंक है, 16 पात्र है, जिसमें 15 पुरुष है और 1 स्त्री है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित हैं? आधे अधूरे नाटक हम लोग पहले भी आ चुके हैं। आधे अधूरे के बारे में देखो कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। डीएसएसबी टीजीटी फीमेल वाले में 2021 के एग्जाम में पूछा गया शिफ्ट 3 के अंदर, और डीएसएसबी पीजीटी में भी पूछा गया 2018 वाले में, एनवीएस पीजीटी 2016 वाले में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। आपको पता है कि मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे हैं, ठीक है। तो आधे अधूरे नाटक 1969 में लिखा गया था, और ये किसका है? मोहन राकेश का, मोहन राकेश का। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है जो 1958 में लिखा गया है। ये कौन सा? आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये भी किसका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है। देखिए ये पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आधे अधूरे नाटक, इसको क्या कहा जाता है? इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र है सावित्री। देखो नाटक के पात्र भी पूछ लेता। आधे अधूरे नाटक के पात्र है सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में। एक तो महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन। ये क्या है? ये सब आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। फिर देखिए अन्य प्रमुख कृतियां कौन सी है? आषाढ़ का एक दिन है जो मैंने आपको बता चुका हूं, 1958 में प्रकाशित होता है। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित होता है इनका। और आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित होता है। और पैर तले जमीन
और रात बीतने तक, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेड़ तले जमीन और रात बीतने तक, ये भी इनकी रचना है। और इनकी देखो एकांकी है, एकांकी है अंडे के छिलके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। एकांकी अंडे के छिलके और बहुत बड़ा सवाल। विष्णु प्रभाकर के नाटक है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुआसा और किरण, डरे हुए लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? सिंदूर की होली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है बार बार, और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। देखो कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सिंदूर की होली 1934 में, सिंदूर की होली कब प्रकाशित होता है? 1934 में। इसके लेखक कौन है? लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है ये सिंदूर की होली, जो 1934 में प्रकाशित होता है। नाटक के पात्र है मुरारी। ये देखिए नाटक के प्रमुख पात्र कौन से? मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत, ये सब क्या है? नाटक के पात्र है। इनके अन्य नाटक है अशोक। देखो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के अन्य नाटक है अशोक के अलावा सन्यासी के अलावा राक्षस का मंदिर, ये इनके किसके नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक है। और मुक्ति का रहस्य, देखो एक लक्ष्मी नारायण मिश्र है और लक्ष्मीकांत मिश्र भी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण लाल भी है, एक हिंदी के साहित्यकार है, तो उनमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र का ही ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन कौन सा नाटक है। तो सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इसके अलावा सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज और नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर, ये सब के सब किसके हैं? ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है। फिर देखिए मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक मयंक मंजरी है। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटकों में चौपट, चपेट और प्रणय भी है। तो गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक देश दशा 1892 में लिखा गया। देश दशा किसका है? गोपाल राम गहमरी का नाटक है देश दशा। और इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक है नल दमयंती, स्वयंवर, वृहनलला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विषय किसके? बालकृष्ण भट्ट के नाटक है। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास मिलन तथा सरस्वती है। प्रभास मिलन और सरस्वती किसके नाटक है? दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? प्रसाद द्वारा रचित एकांकी बहुत फेमस है, एक गुट, जो 1930 में प्रकाशित होती है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको हिंदी की पहली एकांकी भी स्वीकार किया है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे। एक गुट 1930 का जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। एक गुट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया। इसको आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की। किसने? रामकुमार वर्मा की एकांकी का नाम है बादल की मृत्यु, जो भी 1930 में लिखी गई। और जयशंकर प्रसाद की एकांकी का नाम है एक घूंट, जो भी कब लिखी गई? 1930 में लिखी गई। अब देखिए हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के मतभेद है, वो कैसे हैं? डॉक्टर सत्येंद्र जी कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं सत्येंद्र के अनुसार। रामनाथ सुमन के अनुसार रामकुमार वर्मा को पहला एकांकीकार माना जाता है। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और आगे जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। प्रसाद की 1930 में जो कौन सी एकांकी आती है? एक घूंट कब? 1930 में। तो इसको कौन कौन मानते हैं? एक तो नगेंद्र मानते हैं, आज्ञे जी मानते हैं और सोमनाथ गुप्त जी मानते हैं। अब देखिए हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है। ऐसा कौन सा नाटक है जो पहला मंचित, मतलब जिसका मंचन किया गया हो, वह कौन सा है? जानकी मंगल है, और जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी है। कौन है? पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी है। तथा अमानतकृत इंद्र सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक कौन है?
बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक कौन है? तो देखिए इसमें बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी है। और इसमें हिंदू मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण है। प्रताप नारायण मिश्र कली कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार है। फिर देखिए भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? तो भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? अभी हम यहाँ पे भीष्म साहनी के नाटकों की भी बात करेंगे। भीष्म साहनी के बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। देखिए भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? तो इसमें देखिए भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है। बिल्कुल सही है, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण भीष्म साहनी के नाटकों में मिलता है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर देखिए मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति है, ये भी सही है बिल्कुल इसमें। और सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति है, ये नहीं है, राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति इनके नाटकों में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें ए और सी सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता क्या है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति है। अब देखिए भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तो देखिए इनके प्रमुख नाटकों का जिक्र करते हैं यहाँ पे। हानुस, कौन सा? हानुस का प्रकाशित होता है 1977 में प्रकाशित होता है इनका हानुस नाटक। हानुस के बाद इनका बहुत ही फेमस नाटक है, वो है कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, और ये 1981 में प्रकाशित होता है कबीरा खड़ा बाजार में। तो हानुस हो गया, कबीरा खड़ा बाजार में हो गया। फिर इनका माधवी नाटक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, माधवी। और माधवी नाटक, माधवी कब प्रकाशित होता है? 1985 में। फिर इसके अलावा मुआवजे भी जयशंकर भीष्म साहनी जी का प्रमुख नाटक है और ये 1993 में प्रकाशित होता है। इसके अलावा इनका बहुत ही फेमस है रंग दे बसंती चोला, ये 1998 में प्रकाशित होता है। फिर इसके अलावा 1998 में, और फिर इनका है आलमगीर 1999 में प्रकाशित होता है। तो देखिए भीष्म साहनी के जो नाटक है वो हानुस 1977 में प्रकाशित होता है। इसके अलावा कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित होता है, माधवी 1985 में, मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोला 1998 में और आलमगीर 1999 में। तो इनके ये 6 नाटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आपके सामने जरूर आ जाएंगे। तो आपको इनको ध्यान रखना है। हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999 किसके हैं? भीष्म साहनी के। आपको लेखक भी तो ध्यान रखना है, लेखक का नाम जरूर ध्यान रखे, भीष्म साहनी। इनके नाटक हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो वो कौन सा है? वो है सूरदास। देखिए वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक है ये। इसके लेखक कौन है सूरदास के? वीरेंद्र नारायण। प्रेमचंद के उपन्यास जो रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि, और ये रंगभूमि में एक पात्र है सूरदास। कौन सा पात्र है? सूरदास। उस पात्र पर आधारित ये नाटक किसके द्वारा लिखे गया? ये लिखा गया वीरेंद्र नारायण के द्वारा लिखा गया है। और जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं, जो श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति और बंदीदी, ये किसके नाटक है? ये है विष्णु प्रभाकर के। किसके नाटक है? विष्णु प्रभाकर के। तो देखिए विष्णु प्रभाकर के नाटक है और इस नाटकों में युगे युगे क्रांति ये लिखा गया 1969 में। युगे युगे क्रांति 1969 में लिखा गया। टूटते परिवेश
इनका विष्णु प्रभाकर का एक और नाटक है, विष्णु प्रभाकर का टूटते परिवेश, लिखा गया 1974 में। इसके अलावा खुआसा और किरण इनका 75 में, 1975 में खुआसा और किरण किसका नाटक है? ये नाटक है विष्णु प्रभाकर का। फिर डरे हुए लोग 1978 में, कौन सा? डरे हुए लोग। वंदिनी 1979 में, वंदिनी 78 में डरे हुए लोग, डरे हुए लोग, ठीक है। और 75 में खुआसा और किरण, 75 में खुआसा और किरण, खुआसा और किरण हो गया। और 74 में कौन सा नाटक हो गया इनका? 74 में हो गया टूटते परिवेश, टूटते परिवेश, ये 74 का नाटक हो गया। फिर उसके अलावा 79 तक हो गया, 79 तक अब और नहीं, 1981 में, 1981 में उनका लिखा गया अब और नहीं, अब और नहीं। सत्ता के आर पार 1981 में लिखा गया, सत्ता के आर पार, सत्ता के आर पार। और श्वेत कमल 1984 में, 1984 में श्वेत कमल। ये किनके नाटक है? ये नाटक है विष्णु प्रभाकर जी के। किसके? विष्णु प्रभाकर जी के, प्रभाकर के। 1974 में टूटते परिवेश, 75 में खुआसा और किरण, 78 में डरे हुए लोग, 79 में वंदिनी, 81 में अब और नहीं, और 81 में सत्ता के आर पार, और 84 में श्वेत कमल। ये किसके हैं? विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक है। फिर देखिए भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन से हैं इसमें से? तो भारतेंदु युग के नाटककार है श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावनलाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार है। देखिए जयशंकर प्रसाद और वृंदावनलाल वर्मा, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद, वृंदावनलाल वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये द्विवेदी युग के नाटककार है। ये क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी काल के नाटककार है। बाकी सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल के नाटककार है। निम्नलिखित में से कौन गीति नाट्य नहीं है? कौन सा गीति नाट्य नहीं है? तो इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद का करुणालय, सुमित्रानंद पंत की रचना ज्योत्सना गीति नाट्य नहीं अपितु प्रतीकवादी नाटक है। ज्योत्सना ये क्या है? ये गीति नाट्य नहीं हो के क्या है? ये है प्रतीकवादी रचना है। प्रतीकवादी रचना मानी जाती है सुमित्रानंद पंत की ज्योत्सना को। सुमित्रानंद पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा गया। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पंक्ति आपको याद रखनी है। फिर इसके अलावा जयशंकर प्रसाद द्वारा करुणालय गीति नाट्य है। प्रसाद का जो करुणालय है ये क्या है? गीति नाट्य है। इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। और प्रसाद का जो पहला नाटक है वो कौन सा है? सज्जन, 1910 में। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त कृत अनग भी गीति नाट्य हैं, और अनग है ये भी क्या है? गीति नाट्य है। और अंधायुग धर्मवीर भारती की गीति नाट्य हैं। अंधायुग भी गीति नाट्य है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ज्योत्सना का प्रकाशन 1933 का है। फिर देखिए तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक है। तांबे के कीड़े बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है, तो ये है भुवनेश्वर प्रसाद के तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद है, और इनके अन्य लघु नाटक है आज़ादी की नींव, सिकंदर। ठीक है। तांबे के कीड़े 1946 में लिखा गया। कब लिखा गया? और इसके लेखक का क्या नाम है? भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक है तांबे के कीड़े। कब लिखा गया? 1946 में लिखा गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय से को चित्रित किया गया है। फिर देखिए मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में प्रकाशित होता है, जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। रामकुमार वर्मा का आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, और 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है रामकुमार वर्मा की जो एकांकी है ये 1930 ईस्वी में रचित बादल की
बादल की मृत्यु। ठीक है, फिर देखिए इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। तो महाकवि देखो मोहन राकेश की जो नाट्य कृति कालिदास के जीवन पर आधारित है वो आषाढ़ का एक दिन है, जो 1958 में प्रकाशित होती है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के जो पुरुष पात्र है, पुरुष पात्र कौन कौन से हैं इसके, तो वो है कालिदास, कालिदास, कालिदास विलोम, कालिदास विलोम, मातुल, मातुल और दंतुल, दंतुल, मातुल और दंतुल। देखिए कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल इसके प्रमुख पात्र हैं। अब स्त्री पात्र भी देख लो, स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है 1958 में आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन के स्त्री पात्र है अंबिका, अंबिका, मल्लिका, मल्लिका, प्रियंग मंजरी, प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी और रंगिणी संगिणी, रंगिणी, रंगिणी और संगिणी, रंगिणी संगिणी। तो ये प्रमुख स्त्री पात्र है अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, रंगिणी संगिणी। तो ये प्रसाद का आषाढ़ का एक दिन हो गया। इसके अलावा जो लहरों के राजहंस थे, लहरों के राजहंस उनका नाटक 1963 में प्रकाशित होता है। किसका? मोहन राकेश का, लहरों के राजहंस। नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई। इसमें नंद और सुंदरी की कथा है जो बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। फिर इसके अलावा आधे अधूरे नाटक 1969 में मोहन राकेश का प्रकाशित होता है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है और इसके प्रमुख पात्र महेंद्र नाथ, जुनेजा, सिंघानिया, अशोक और जगमोहन है। स्त्री पात्र है सावित्री, बिन्नी और किन्नी। तो आपको ये पात्र, उनके सन और इन नाटकों के नाम जरूर याद रखने हैं। 3 नाटक है, आषाढ़ का एक दिन 1958 में, आषाढ़ का एक दिन के बाद लहरों के राजहंस 1963 में और इसके अलावा आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित होता है। फिर देखिए दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार तो यह है उदयशंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदयशंकर भट्ट है। उदयशंकर भट्ट के अन्य एकांकी एक ही कब्र में, उदयशंकर भट्ट के अन्य एकांकी एक ही कब्र में 10,000 नेता, 1935 वर निर्वाचन, सठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल और विस्की पुड़िया, धूम लिखा, ये इनके प्रमुख नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी देखिए। जगदीश चंद्र माथुर भी बहुत एकांकीकार है, हिंदी के श्रेष्ठ एकांकीकारों में माने जाते हैं। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाल, खंडहर खिड़की रहा और घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, सार दिए, सार दिए। ठीक है, सार दिए और पहला राजा, ये पूछा जाता है जयशंकर इसके जगदीश चंद्र माथुर के। उपेंद्र नाथ अस की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसा आया। ठीक है, अब सेठ गोविंदास की है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों और हंगर स्ट्राइक और बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ, यह है सेठ गोविंदास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताओ। ये पंक्तियां किसकी है और कौन सी कृति में है ये बताना है। किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। और ये किसकी पंक्तियां है? तो ये अंधायुग, धर्मवीर भारती की है, अंधायुग से ली गई है। देखिए उपयुक्त पंक्तियां सुजेता,
सृजिता धर्मवीर भारती है तथा कृति का नाम है अंधा युग। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाटक से ली गई है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाटक का प्रकाशन अंधा युग का कब होता है? 1955 में। कब होता है इसका? 1955 में। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। अंधा युग महाभारत का जो अंतिम दिन है उस दिन पर आधारित है और इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। फिर देखिए, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो वो पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। कौन सा नाटक है? सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया था। लगभग 1.5 दर्जन मतलब लगभग 18 नाटकों का मंचन किया था और यह मंडली 1906 में सक्रिय हो गई थी। इसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की भी स्थापना की है और काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। देखिए, ये भी पूछ लेता है कि भारतेंदु के घर पर कौन सा नाटक खेला गया था? तो बाल विधवा संताप, जिसके लेखक कौन है? काशीनाथ खत्री है नाटककार। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 में की। भारतेंदु का एक निबंध है नाटक नाम से। नाटक निबंध है। नाटक ये क्या है? निबंध है। ये नाटक नहीं है, क्या है? निबंध है। और ये कब लिखा गया? 1883 में लिखा गया था। भारत जननी 1877 का हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाटक है। भारत दुर्दशा 1880 हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर देखिए, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख के रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर का बिल्कुल सही है। और मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है, ये भी सही है। मिस्टर अभिमन्यु। सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक सत्य हरिश्चंद्र, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं होके क्या है? ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। फिर देखिए, जगदीश चंद्र माथुर के नाटक देखिए। कोणार्क बहुत महत्वपूर्ण नाटक है जो 1951 में प्रकाशित होता है। कोणार्क किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। शारदिया 1959 में, पहला राजा 1969 में और रघुकुल रीति 1985 में। ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इनके। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है अंधा कुआं। लक्ष्मी नारायण लाल के, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में। तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु और एक सत्य हरिश्चंद्र। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक है अशोक, सन्यासी, गरुड़ ध्वज, चक्रव्यूह, विनोद रस्तोगी, गोपा का दान, फिसलन, पांव और आजादी के बाद सराय के अंदर। फिर देखिए, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो इसमें देखिए, ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ कथ्य है इसका। इसके गीत साधारण कोटि के हैं नहीं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और बकरी नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1975 में। कब प्रकाशित होता है? 1975 में। ये आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। इसमें 2 अंक है। कितने अंक है? 2 है। और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुआ। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य और आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण किया गया है। फिर देखिए, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग में युयुत्सु की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा। मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग का प्रकाशन होता है 1955 में।
ये धर्मवीर भारती की रचना है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। इसके पात्र महाभारत कालीन कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि महाभारत के पात्र होते हैं अंधा युग में, और ये 1955 में प्रकाशित होता है। और इसमें क्या है, मानव भविष्य की चिंता को, ये युयुत्सु की चिंता क्या है, मानव भविष्य की रक्षा, मानव भविष्य की रक्षा करना युयुत्सु की चिंता है। तो ये अंधा युग है धर्मवीर भारती जी का। फिर देखिए अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है, तो अंधा युग के सही में विचार देखिए, ये महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, नहीं। ये अंधा युग भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ये सही है। फिर देखिए इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप से मौजूद है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए जान धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। इसमें अंधेर नगरी के किस चरित्र के इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है, तो यह है, ये गुरु और जो महंत है वो आपस में चर्चा करते हैं, वो उसका जिक्र किया गया है इसमें। तो ये भारतेंदु के हरिश्चंद्र की जो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी कब लिखा गया, अंधेर नगरी लिखा गया था 1881 में। और इसमें जो गुरु और महंत जब गाते हैं, तो ये गुरु और महंत, इसमें ए और डी दोनों सही हो रहा है, ठीक है। और इसमें इस नाटक में कितने अंक है, 6 अंक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अंधेर नगरी में कितने अंक है, 6 अंक है। फिर देखिए भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है, तो इसमें देखिए ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, बिल्कुल सही है। और ये विचार प्रधान नाटक है, ये भी सही है। इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की प्रस्तुति से होता है, नहीं। और इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है, ये भी नहीं है। तो इसमें 2 और 3 किसमें है, 2 और 3 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। देखो इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में जमाना है। तो आपको पता है कि आषाढ़ का एक दिन कब लिखा गया, ये लिखा गया 1958 में लिखा गया। और लहरों के राजहंस कब लिखा गया, 1963 में लिखा गया। ये मोहन राकेश के नाटक है, जो आपको देखो सन याद करने से कितना फायदा मिलता है। तो इसमें देखो फिर आधे अधूरे भी मोहन राकेश का नाटक है, जो 1969 में लिखा गया था। अब आप इस तीनों के आधार पे भी आप इसको सही कर सकते हो कि इसमें से सबसे पहले आ रहा है वो है आषाढ़ का एक दिन मतलब तीसरे नंबर का इसमें से एक पे ही आ रहा है, तो वो किस पे है, इस पे आ रहा है, सी ऑप्शन पे। पहले हो गया आषाढ़ का एक दिन, फिर हो गया लहरों के राजहंस, फिर हो गया आधे अधूरे। तो इसका मतलब हानुस सबसे लास्ट में है, और हानुस का प्रकाशन वर्ष होता है, वो होता है 1977 में। फिर देखिए इसको मिलान करना है, तो सकटार कौन से नाटक का है, सकटार है चंद्रगुप्त, सकटार है चंद्रगुप्त का। तो 1 में 4 मतलब ऑप्शन या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, दोनों में 4 हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा धातुसेन गोवर्धन दास, देखो धातुसेन है स्कंदगुप्त का पात्र है। तो सी में दो इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सकटार है चंद्रगुप्त का, ये प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, और इसका पात्र है सकटार। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। धातुसेन स्कंदगुप्त का जयशंकर प्रसाद का नाटक है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का, देखो गोवर्धन दास होता है वो कौन से नाटक का है, अंधेर नगरी का। अंधेर नगरी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है राजश्री 1915 में राजश्री है। फिर अजातशत्रु 1922 में दुर्स्वामिनी 1933 में और स्कंदगुप्त 1928 में। तो देखिए क्रम देख लीजिए इसमें।
पहला है 1915 राजेश्री, 3 नंबर पहले पे, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए इनके नाटक है शक सज्जन, सज्जन है तो ये 1910 में प्रकाशित होता है। फिर सज्जन के बाद में कल्याणी, कल्याणी है इनका 1912 में। प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित है इनका ये 1913 में। विशाख, विशाख, और विशाख है 1921 में। विशाख के बाद में जन्मजय का नागयज्ञ, ये 1926 में। फिर कामना, कामना 1927 में। कामना के बाद एक घूंट 1930 में। एक घूंट ये कब का है? 1930 का है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त है 1931 का। ठीक है, तो ये प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक है, इनके सन आपको याद होने चाहिए। फिर देखिए सूची को मिलाना है। अंधेर नगरी, अंधायुग, दुर्स्वामिनी, आगरा बाजार। अंधेर नगरी क्या है? देखो अंधेर नगरी एक प्रश्न है जैसा कि हमने पढ़ा था, तो ए में 3 होना चाहिए। ए में 3 ऑप्शन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अब ए में 3 होगा तो बी क्या है? बी में 4 है। अंधायुग क्या है? गीति नाटक। अंधायुग क्या है? गीति नाटक है। फिर देखिए सी में 2 दुर्स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है। दुर्स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है। और आगरा बाजार, आगरा बाजार है लोक नाट्य शैली। आगरा बाजार देखो, आगरा बाजार बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर, हबीब तनवीर आगरा बाजार के लेखक का नाम है। फिर देखिए चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि से में सिर खपाने का समय नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक के किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था वररुचि। किसने? वररुचि। चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, देखो किसकी बात पर? वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है और भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के प्रमुख पात्र सिंहरण, आम्बिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुहासिनी और एनिसा क्रिटीज, सेल्यूकस आदि थे। फिर देखिए लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो इसमें हो जाएगी प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास के नाटक है। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1982 ईस्वी में प्रकाशित उनके परीक्षा गुरु 1882 में परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। और कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम है। कीर्ति केतु के लेखक के नाम क्या है? बाबू तोताराम। परीक्षा गुरु 1882 में, जो किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। फिर देखिए भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत दुर्दशा नाटक के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो इसमें भारत को जगाता है। भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। फिर देखिए सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी एकांकी के लेखक का क्या नाम है? तो यह है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की एकांकी है सबसे बड़ा आदमी। फिर देखिए करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो करबला नाटक लिखा गया मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। 1928 में लिखा गया नाटक था। ऐतिहासिक नाटक है संग्राम। 1922 में भी प्रेमचंद का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्र बंधु द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मिलन 1915 में। नेत्रोन्मिलन 1915 में मिश्र बंधुओं द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया? नेत्रोन्मिलन। कब लिखा गया? 1915 में। ठीक है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी अंधी गली। अंधी गली विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है, बल्कि उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। किसका है? उपेंद्र नाथ
उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। कौन सा नाटक? अंधी गली। और विष्णु प्रभाकर के नाटक, देखो हत्या के बाद ये हत्या के बाद ये विष्णु प्रभाकर के नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए आप इसमें, हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश, ये सब किसके नाटक है? विष्णु प्रभाकर के नाटक है। फिर देखिए औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? तो औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक है राम कुमार वर्मा। और इनके एकांकी संग्रह देखिए आप, पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, सप्त किरण, रजत रश्मि, दीपदान, रेशमी टाई, विभूति, रूप रंग, ऋतुराज, इंद्रधनुष, ये सब क्या है? यह है औरंगजेब की आखिरी रात, हिंदी एकांकी के जनक है राम कुमार वर्मा। और ये इनकी राम कुमार वर्मा जी की एकांकियां हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी, जो कि 1891 में लिखा गया है। मयंक मंजरी किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। इनके नाटकों में प्रायणी परिणय जो 1890 में लिखा गया है, और इसके अलावा चौपट चपेट, जबकि चंद्रावली 1876 एवं प्रेम जोगिनी 1875 में, भारतेंदुरी चंद का तथा तप्ता सवर्ण 1883 में श्रीनिवास दास का नाटक है। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्ण नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिचंद चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। प्रेम जोगिनी नाटक, काशी के छायाचित्र, प्रेम जोगिनी नाटक का, ठीक है। फिर देखिए दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की? दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की? तो राधाचरण गोस्वामी ने 1880 में दुखिनी बाला नाटक की रचना की। फिर देखिए निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक नहीं है। नील देवी भारतेंदु का नाटक है, अंधेर नगरी भारतेंदु का नाटक है, भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक है। लेकिन भारत सौभाग्य ये किसका है? बद्री नारायण चौधरी का। किसका है? बद्री नारायण चौधरी जी का नाटक है। और ये कब लिखा गया? बद्री नारायण चौधरी का नाटक भारत सौभाग्य, ये 1888 में लिखा गया। बद्री नारायण चौधरी का भारत सौभाग्य। फिर देखिए विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकिका में क्या है? रसोई घर में प्रजातंत्र एकांकी में क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसमें व्यंग्य प्रधान नाटक है ये, और रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर की व्यंग्य प्रधान एकांकी है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। रसोई घर में प्रजातंत्र, और इसमें व्यंग्य प्रधान है। फिर देखिए हिंदी का पहला नाटक किसे माना गया है? हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना गया है। देखो कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आनंद रघुनंदन को प्रमुख इसके साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। कौन कौन? शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम क्या है? जीवन काल की दृष्टि से इनका नाटककारों का क्रम क्या है? देखिए भुवनेश्वर का है 1910, मोहन राकेश 1925, सुरेंद्र वर्मा 1941, मीराकांत 1958। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए यहां रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहां रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? तो ये ममता कालिया का है। यहां रहना मना है नाटक संग्रह ममता कालिया का है, और ममता कालिया द्वारा रचित दो महत्वपूर्ण नाटक संग्रह है यहां रहना मना है और आप न बदलेंगे। ममता कालिया कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत है। फिर देखिए निम्न नाटककारों उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए निम्न नाटककारों उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर बिल्कुल सही है। भारतेंदु चंद का मुद्रा राक्षस है। प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई ये गलत है। राधाकृष्ण दास का दुखिनी बाला ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए
इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का रत्न नहीं है? भारतेंदु का नाटक नहीं है। अंधेर नगरी भारतेंदु का है, सती प्रताप भारतेंदु का है, चंद्रावली भारतेंदु का है, लेकिन हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है हठी हमीर। फिर देखिए नाटकों को सुमेलित कीजिए, तो ये हो जाएगा अभंग गाथा। ये नरेंद्र मोहन का नाटक है, अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का नाटक है, अभंग गाथा। तो ए में 3, तो ऑप्शन या तो ए सही होगा या डी सही होगा, तो ये बी सी गलत हो जाएगा। ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस, इत्रा की आवाज़। तो देखिए इसमें इत्रा की आवाज़ असगर वजाहत का है, इत्रा की आवाज़ असगर वजाहत का है, तो ऑप्शन डी में 2 होना चाहिए, डी में 2, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसके अनुसार बी में 1, ताले में बंद प्रजातंत्र किसका है? विभू कुमार का। वायरस किसका है? राजेश जैन का। वायरस है राजेश जैन का, ठीक है। तो ये ऐसे हमें याद करना चाहिए और इसे हल निकाल सकते हैं इनका। फिर देखिए भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसको माना जाता है नाट्य राशक माना जाता है भारत दुर्दशा को। ये 1880 में लिखा गया था। फिर देखिए सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये किसका कथन है? मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन ध्रुवस्वामी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का है। ध्रुवस्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है और ये सकराज का है। देखो कथन, यौवन तेरी चंचल छाए, एक कोमा ध्रुवस्वामी नाटक के हैं। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता, ये चंद्रगुप्त का है। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वो मेरे साथ नहीं चल सकता। ये ध्रुवस्वामिनी का कथन है, ठीक है। ध्रुवस्वामिनी नाटक पाठ्यक्रम। फिर देखिए भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है। फिर देखिए पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंह रण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? तो ये कथन है चंद्रगुप्त का कथन है। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंह रण गया। ये उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त जो 1931 का नाटक है। प्रमुख पात्र। फिर देखिए अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? अंधा युग का कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य हैं? तो वो पात्र है अश्वत्थामा। अंधा युग कब लिखा गया बताइए आप सब? यहाँ पे 1955 में लिखा गया और ये अभिशप्त जीवन जीने को अश्वत्थामा इसमें बाध्य हैं। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? तो वो थी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी की रचना एक रात में की गई थी और ये 1881 में लिखा गया नाटक है। और इसमें कितने अंक है? 6 अंक है। फिर देखिए कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्तियां हैं? कहाँ करुणानिधि केशव सोए, तो ये नील देवी की रचना है। भारतेंदु की नील देवी की नाटक की पंक्तियां हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। फिर देखिए रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित किया गया? रत्नावली नाटक जो संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित किया गया था। देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। वैदिक हिंसा न बहुत थी, इसका मौलिक नाटक था। इससे अनुवाद विद्यासुंदर के नाम से हुआ, अनुदित नाटक हुआ। और पाखंड विडंबन श्री चंद्रावली नाटिका से, विशेष से विस्मोसदम ये रत्नावली से, भारत दुर्दशा धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी नील देवी, भारत जननी अंधेर नगरी। ये क्या है? ये तो मौलिक नाटक है हरिश्चंद्र जी के, और ये क्या है? अनुदित नाटक है। तो आपको याद करना विद्यासुंदर ये अनुदित नाटक है, पाखंड विडंबन अनुदित है, रत्नावली अनुदित है, धनंजय विजय अनुदित है, कर्पूर मंजरी अनुदित है, भारत जननी अनुदित है, मुद्रा राक्षस अनुदित है, दुर्लभ बंधु अनुदित है और सत्य हरिश्चंद्र अनुदित है। इनके सन है, याद कर लेना। मौलिक नाटक कौन कौन से? वैदिक हिंसा न बहुत 1873 में आए। चंद्रावली नाटिका इनकी 1876 में आए। विशेष से विस्मोसदम ये भी 1876 में। भारत दुर्दशा 1880 में इनका मौलिक नाटक है। नील देवी 1881 में, ये भी मौलिक नाटक है। और अंधेर नगरी भी 1881 में, ये भी इनका मौलिक नाटक है। प्रेम जोगिनी 1875 में, सती प्रताप 1883 में। फिर देखिए
अरुण ये मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो यह है चंद्रगुप्त नाटक का। किस नाटक का है? चंद्रगुप्त नाटक का। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अरुण ये मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है। इसको नाटक की स्त्री पात्र कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? कार्नेलिया द्वारा। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। फिर देखिए महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। फिर देखिए कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो कोणार्क नाटक के रचयिता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर। माथुर जी के नाटक है कोणार्क 1951 में लिखा गया। 1951 में कोणार्क लिखा गया। इसके अलावा शारदिया 1959 में लिखा गया उनका। इसके अलावा शारदिया के अलावा पहला राजा जो 1969 में लिखा गया। उसके बाद रघुकुल रीति 1985 में लिखा गया उनका। दशरथ नंदन 1974 में लिखा गया है। ये सब क्या है? ये सब है जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है। फिर देखिए अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल कितने अंक है? तो अंधा युग में 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक है। और अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की। और इसका प्रकाशन 1955 है। किससे अंक? कितने अंक है? 5। फिर देखिए प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रकाश और परछाई है विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास का यही समापन होता है। आप ये जो नाटक और एकांकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो है, और इनको आप देखें, 1-2 बार देखेंगे तो इनमें से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।